गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 2-3 एपिसोडों में गुप्त साम्राज्य के विविध पक्षों पर चर्चा चल रही थी। और इसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था पर, गुप्त युगीन समाज पर चर्चा करेंगे और संस्कृति के कुल कुछ पक्षों पर चर्चा करेंगे, है ना। देखिए जब हम अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हैं तो हमें ये जरूर इस बात पे विचार करना होगा कि क्या गुप्त साम्राज्य जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं वो आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी स्वर्ण युग था या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह है। दूसरी इस बात, जब हम गुप्त युगीन समाज की बात करते हैं तो उत्तर भारत का जो समाज था या जो समाज आगे चलकर विकसित हुआ, आप देखेंगे कि मोटे तौर पर गुप्त युग में उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, राइट। और संस्कृति के संदर्भ में जब हम देखेंगे साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही दृष्टि से गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा गया। तो ये 3-4 डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमी और सोसाइटी, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य, अर्थव्यवस्था देखेंगे, इकोनॉमी, समाज देखेंगे, सोसाइटी, और कला तो पूरा नहीं होगा, कला को हम लोग कल भी देखना होगा, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को आज जरूर देखेंगे। साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सॉरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो जिसमें हम मान लो साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे, कला वाले सेक्शन को अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे, राइट। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। देखिए, जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इकोनॉमी के संदर्भ में, निश्चित रूप से वही है, उसी पैटर्न पे हमको चलना है। वो क्या कि हम लोग सबसे पहले कृषि देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, और एग्रीकल्चर को जब हम देखते हैं तो इस संदर्भ में देखते हैं कि क्या कॉन्टिन्यूअस रही, क्या परंपरा में रहा, और वो कौन से कारक थे किसी पर्टिकुलर एज में जिसकी वजह से कृषि का स्वरूप या परिवर्तित हुआ। तो हम बदलते हुए कारकों को भी देखेंगे और आप देखेंगे कि अधिकांशतः यह परंपरा में ही रहेगा, एग्रीकल्चर। उसके बाद क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, शिल्प और उद्योग। उसके बाद व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी आंतरिक और बाह्य देखेंगे। और फिर नगरीकरण। ये हम लोगों का शुरू से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देख रहे हैं या स्टोन एज से देख रहे हैं, हर जगह हमने इन्हीं सारे पक्षों पर चर्चा की है। तो निश्चित रूप से गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था को भी हम लोग इसी संदर्भ में देखेंगे। तो आइए एग्रीकल्चर की बात करें। वास्तव में जो कृषि व्यवस्था थी अगर हम कृषि की बात करें, गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था, सॉरी, गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था में पहला पक्ष देखते हैं कृषि का, एग्रीकल्चर। देखिए, कृषि परंपरागत रूप से चलती रही, यानी आप ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि परंपरागत रूप से यह कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही, एग्रीकल्चर का।
परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही। लेकिन वास्तव में क्या परिवर्तन दिखाई देता है आपको बताता हूं। वास्तव में कृषि का जो महत्व था, कृषि का महत्व आपको इस रूप में दिखाई देगा कि राज्य ने कृषि का वर्गीकरण किया। जब आपको नोट्स देंगे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन देंगे, लेकिन कृषि का वर्गीकरण किया गया। जो अमरकोश है, अमरकोश, अमर सिंह ने लिखा, ये अमरकोश में अगर आप देखेंगे तो भूमि के 12 प्रकारों की चर्चा है। और वास्तव में इसमें रेतीली भूमि, उपजाऊ भूमि, चारागाह भूमि, पर्वतीय भूमि, दलदली भूमि, इस तरह की भूमि का बंटवारा इस पे आपको दिखाई देगा, किसमें, अमरकोश में। और इस कृषि के वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम इसके उत्पादकता के हिसाब से अगर इस भूमि को वर्गीकृत करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम उसके आधार पर ही कर लिख सकेंगे, हमारा लेखा क्लियर रहेगा, राइट। तो कृषि का वर्गीकरण किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस युग तक देखें तो सैद्धांतिक स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो राजा भूमि का मालिक था। राजा भूमि का मालिक था। आप जानते ही हैं, प्रशासन में ही आपने देखा कि सभी शक्तियों का प्रमुख होता था। ये बात अलग है कि अब वो नियंत्रण उतना स्पष्ट नहीं था, भूमि का मालिक था, परंतु व्यवहार में व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता मिली, व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता मिली। ये बात हम उस संदर्भ में कह रहे हैं, अगर आप लोगों को ध्यान में हो, कि हमने आपको बताया था कि मौर्य युग में राज्य खुद कृषि करता था, राज्य एग्रीकल्चर करता था, है ना। तो यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता मिलेगी। और जब भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार दिया जाएगा तो जब आप अपने लिए खेती करेंगे तो बेहतर खेती करेंगे ही करेंगे। और कुछ फैक्टरों की हम लोग चर्चा करें, जैसे भूमि राजस्व कम है। भूमि राजस्व मौर्यों की तुलना में अगर देखें तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ अगर शास्त्रीय विधानों की दृष्टि से देखेंगे तो परंपरा के अनुसार से 1/6 भाग लिया जाता था, और जिसका अन्य करों को मिला करके आप ये कह सकते हैं कि 1/4 तक कर लिया जाता था। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो क्या था, अपेक्षाकृत कम था, भूमि पर किसानों का अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में जरूर एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिला होगा। जब हम गुप्त युगीन साहित्य को देखते हैं, एक और फैक्टर है, तब हम साहित्य और अन्य फैक्ट बात करें। वास्तव में राज्य सिंचाई का प्रयास करता था, सिंचाई के साधनों का विकास करता था, साधनों का प्रयास करता था। ये जैसे बहुत ही फेमस विकास में रुचि रखता था, जैसे आपको जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंद गुप्त के समय का में भी ये पक्ष संदर्भ में आया। और आप जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख स्पेशली सुदर्शन झील की बात करता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्य है वो राज्य किया करता था। और जब सिंचाई के साधनों का विकास होगा तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा ही होगा, श्योर। तो सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। अब आइए कुछ अन्य पक्षों की बात करते हैं। ये सारे पक्ष तो आपको सब पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ नेगेटिव की बात करें। आप देखेंगे कि इस समय तक अन्य पहलू की बात करें, इसी से जुड़ा है तो हम नेक्स्ट पॉइंट कर दे रहे हैं। पॉइंट वाइज तो लिखना नहीं है, पॉइंट तो समझने के लिए है, लिखेंगे आप पैराग्राफ वाइज ही। तो जैसे आप मालूम हुआ कि गुप्त युग तक आते आते शुरुआत तो सातवाहन युग से ही हो गया था, वो क्या, भूमि दान देने की बात। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको जो भूमि दान दिया जाता था, मालूम हुआ कि किसी सामंत को दिया गया, भूमि दान दिया गया, है ना। या मान लीजिए अब शुरुआती दौर पर धार्मिक संस्थाओं को दिया गया, या व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मणों को दिया गया,
पुरोहितों को दिया गया, भूमि दान दिया गया, तो निश्चित रूप से भूमि दान ने जो उस क्षेत्र में एक नए समीकरण को बनाया, है ना? वहाँ पर कर लेने का अधिकार इनको दिया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग इनको समर्पित हुए, तो निश्चित रूप से कर प्रणाली अब जटिल होने वाली है। साथ ही साथ भूमि दान के साथ-साथ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी बार-बार मिलती है, विष्ट, वेगार लिया जाना। बेगार लिया जाना, तो निश्चित रूप से ये अच्छी स्थिति नहीं थी, है ना? और एक बात आपको बताऊं कि यहाँ से अभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर भूमि दान से आपको क्या दिक्कत है। राज्य ने अपना दिया, किसानों तो वैसे ही करेंगे कि किसान टैक्स पे करेंगे, चाहे राज्य को दे चाहे यहाँ पे दे। नहीं, हमने आपसे बताया ना कि यहाँ पर अब समीकरण बदलेंगे। एग्रीकल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ समीकरण बदलने वाले हैं, और ये नकारात्मक, नेगेटिव अप्रोच से नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये भूमि संबंधित ये जितने पक्ष हैं, क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर से पॉजिटिव और नेगेटिव आपने देखा, लेकिन मोटे तौर पर आप इस बात को कह सकते हैं कि ये जो भूमि दान प्रणाली है, अंततः ये चूंकि ये ब्राह्मणों को मिली थी, और ये ब्राह्मण वर्ग जो है स्वयं खेती नहीं करता था या कम खेती करता था, ब्राह्मण वर्ग। और जब संस्थाओं, खास करके किसी मंदिर को अगर मान लीजिए एक बड़ा दान दे दिया गया और वहां पर खुद वो काम नहीं कर रहे हैं, तो किससे कराएंगे? श्रमिकों के द्वारा कराएंगे। तो यहीं से कृषि श्रमिक की भी अवधारणा आपको दिखाई देगी, और वहां पर उनका शोषण हुआ। हमने कहा ना कि ये धीरे धीरे इतिहास में या सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिलहाल अगर हम गुप्त युगीन साहित्य को देखें, तो उस समय भी जो आपकी रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें थी वो उगाई जाती थी, है ना? तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है अभी इस स्थिति में था कि समाज की अपेक्षाओं को, आवश्यकताओं को क्या कर सके, वो पूरा कर सके। क्लियर है? आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। कृषि के बाद शिल्प और उद्योग को देखते हैं, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री को देखते हैं। क्राफ्ट, शिल्प और इंडस्ट्री क्या है? क्राफ्ट ही है, लेकिन लिख दे रहा हूं। शिल्प उद्योग, आपको बताऊं कि शिल्प उद्योग में भी आप कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से चलता रहा। जो हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में परंपरागत रूप से चलता रहा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जिन शिल्पों की बात हम देख रहे हैं, वो शिल्प इस युग में भी चलते रहे। बस हमको प्रमुख शिल्पों की चर्चा कर लेना है कि गुप्त युग में कौन से थोड़े से स्पेसिफिक हो गए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जैसे वस्त्र उद्योग। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग विकसित हुआ, या सबसे नंबर 1 पे था, और इसमें सूती वस्त्र उद्योग भी था और रेशमी वस्त्र भी था और कुछ थोड़ी बहुत ऊनी वस्त्र उद्योग भी था। और ये प्रायः ऊनी तो मान लीजिए चलिए विशिष्ट क्षेत्रों में ही था, रेशमी भी विशिष्ट क्षेत्रों में था, जैसे बंगाल है, उड़ीसा है ना? ऊनी वस्त्र के लिए जो जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन है वहाँ पे था, पंजाब वाला सेक्शन था वो उसके लिए था। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग ऐसा था जो कि पूरे जगह पे फेमस था। और आपको बताऊं कि कुछ वस्त्र तो इतने फेमस हो चुके थे, जैसे रेशम। रेशम जो था वहाँ का मथुरा का सटका, मथुरा का एक सटका कपड़ा था, रेशमी वस्त्र के लिए बहुत फेमस था। और कहा जाता था कि ये इतना बारीक होता था कि अगर आप इसे एक बार पहन लीजिए तो उतारते समय ही फट जाता था। और प्रिंस, राजकुमार, राजकुमारियां जो हैं इसको शादियों में पहना करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है साहित्यिक, इतना लिखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग या जो वस्त्र उद्योग था, कॉटन इंडस्ट्री थी, वो क्या थी? काफी विकसित अवस्था में थी। और आपको बताऊं कि इन वस्त्र उद्योगों में जो रंगों का प्रयोग हुआ,
खास करके वृक्षों की छालों का प्रयोग होता था। वृक्षों की छाल का जो प्राकृतिक रंग थे, छाल का प्रयोग हुआ करता था, है ना। यानी अभी जो रंगाई होती थी वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा रासायनिक रंगों वाली रंगाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जौहरी उद्योग, यानी जो स्वर्णकार था, जौहरी उद्योग, जौहरी यानी स्वर्णकारी, स्वर्ण, चांदी, तांबे आदि की, तांबे, कांसे आदि की मूर्तियां बनाई गई। और ये परंपरा में थी, नया ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई फैक्ट आपको भले इसमें दिख जाए, लेकिन इसमें परंपरागत रूप से ज्यादा दिखाई देता है। जैसे आपको बताऊं कि भागलपुर से इस युग में भागलपुर से लगभग 7 फीट ऊंची एक धातु मूर्ति मिलती है, बुद्ध की मूर्ति मिलती है ना। आपको एक चीज और भी बताता हूं कि जो क्या कहते हैं, धातु उद्योग में ही अगर आप देखें तो जैसे एक नई प्रवृत्ति यहां आपको दिखाई देगी। जैसे जो तलवार है, तलवार की जो मूठ है, या जो तलवार की म्यान है, उसको जो है कीमती पत्थरों से जड़ दिया जाता था, कीमती पत्थरों से जड़ा जाता था, है ना। मुगल काल में ये प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी, लेकिन गुप्त युग में भी जड़ाऊ धातुओं को जड़ने की जो कला थी, वो आर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। तो ये रहा आपका सोने, तांबे और चांदी का जो परंपरागत शिल्प आपको यहाँ दिखाई देता है। उस परंपरागत शिल्प की हमने चर्चा की। आपको बताऊं, इस धातु उद्योग में हमें एक उद्योग स्पेशली जोड़ना चाहिए, प्रौद्योगिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, और वो है आपका लौह उद्योग। काफी विकसित था। जो और ये परंपरा से था, इसमें नई चीज देखने की जरूरत है। जैसे आप मेहरौली का लेख देखते हैं, मेहरौली का लेख, लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में है। पिछले अगर आप बात करें तो 1500-1600 सालों से खुले आसमान में है, लेकिन जंग नहीं लगा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ऐसी तकनीक थी, उच्च तकनीक का स्तर था कि वहां जंग रोधक तकनीक तो वो जानते रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुम्हार, बढ़ई, ये सब परंपरागत शिल्प आपको देखेंगे, है ना। विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते मिलते थे। और इस समय अगर आप देखेंगे, चर्मकार है, चर्मकार तो भी चमड़े का कार्य करेगा, चर्मकार है, यानी ये सब परंपरा में शिल्प हैं। जब आप बर्तनों की चर्चा करेंगे तो गुप्त युगीन बर्तन एक स्पेशल बर्तन के लिए जाने जाते हैं, और वो है एरोटीन मृदभांड, एरोटीन। और एरोटीन जो वेयर हैं, मृदभांड हैं, इनकी खासियत ये है कि ये रोम से मंगाए जाते थे। श्योर। तो ये रहा आपका शिल्पों के संदर्भ में कि गुप्त युग में इन शिल्पों का उदय हुआ। श्योर। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, गुप्त युगीन व्यापार की, गुप्त युगीन व्यापार की। गुप्त युगीन ट्रेड की बात करते हैं, और वो जो गुप्त युगीन व्यापार है, पहले आंतरिक देखेंगे और फिर बाह्य व्यापार देखेंगे। आंतरिक व्यापार की बात करें, इंटरनल ट्रेड, इसमें भी पारंपरिकता आपको दिखाई देगी, ट्रेडिशनल दिखाई देगा। गुप्त युगीन जो आंतरिक व्यापार है वो ट्रेडिशनल आपको ज्यादा दिखाई देगा। और
जो व्यापार था ये स्थल व्यापार था। और अगर आप बात करें तो श्रेष्ठी, सार्थवाह, श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक, कुलिक एवं निगम, निगमों की भूमिका थी, एवं निगमों की भूमिका थी। ये थोड़ा सा स्पेशली महत्वपूर्ण हो जाती है, हालांकि ये सारी बातें पहले भी थीं, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जिले स्तर के प्रशासन में इनका विशेष सहयोग लिया गया, जिसमें से श्रेष्ठी उस एरिया का जो है सबसे प्रमुख जो व्यापारी था वो हुआ करता था, सार्थवाह कारवा व्यापारी हुआ करता था, कुलिक लेखा संघ का प्रमुख होता था, और निगम ये नगरों में स्पेशली हुआ करते थे, है ना। यानी कुल मिलाकर के इंटरनल ट्रेड में इनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। क्या अंतर दिखाई देगा अगर आप मौर्यों की तुलना में अगर उठा करके देखें तो मौर्यों के मौर्योत्तर काल या कुषाण काल की तुलना में उठा करके देखेंगे तो यह व्यापार जो है मौद्रिक कम था। इस व्यापार में मुद्रा का प्रयोग कम होता, और आपको पता है कि फाहियान ने मुद्रा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम था, नहीं तो नहीं कहा जा सकता था, अपेक्षाकृत कम था। और फाहियान ने भी बताया है कि कौड़ियों का प्रयोग होता था, कौड़ियों का प्रयोग होता था, सीपी या कौड़ियों का प्रयोग होता था। और आपको बता दूं कि गुप्तकालीन गुप्त युगीन शासकों ने जो सिक्के जारी किए वो स्पेशली जो है क्या कहते हैं कि सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के आप कह सकते हैं जारी किए। और जब बड़े मूल्य के सिक्के ज़्यादा जारी होंगे तो निश्चित रूप से आम जनता के पास वो पैसे नहीं रहेंगे। अगर छोटे मूल्य के सिक्के रहते हैं तो सबके पास रहते हैं, व्यापार में उसका व्यापक प्रयोग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े मूल्य के सिक्के हैं, यानी जो व्यापार है वो आंतरिक जो व्यापार है कुषाणों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अवनति आपको दिखाई देगी। आपको बताऊं एक साक्ष्य का प्रयोग हम आपको यहाँ पे करें, इतिहासकार इसका काफी वो क्या करते हैं कि उल्लेख करते हैं। हमने आपको कंपैरेटिवली सिक्कों के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर ही इस बात को बताया कि व्यापार में गिरावट जरूर रहा होगा, क्योंकि अगर व्यापार मौद्रीकृत नहीं है तो व्यापार की मात्रा में कमी जरूर हुई होगी, है ना। लेकिन आपको एक यहाँ उल्लेख देना चाहेंगे मंदसौर अभिलेख का, यह भी पुरातात्विक उल्लेख है, इसकी अलग अलग व्याख्या लोग करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। मंदसौर मध्य प्रदेश में है ये, और मंदसौर अभिलेख में ये कहा गया कि लाट प्रदेश के बुनकरों की श्रेणी मंदसौर वापस आ गई थी, मंदसौर वापस आ गई थी। आपको बताऊं कि इसी पे काफी जो इतिहासकार हैं, खास करके वामपंथी इतिहासकार तो स्पेशली इसको बताते हैं। लाट प्रदेश यानी गुजरात, गुजरात आप जानते हैं निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था, तो अगर और सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र था, वहां से अगर कोई संगठन को वापस आना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में तो इसका मतलब है कि वहां पर व्यापार वाणिज्य में गिरावट हुई होगी, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया सामान्यतः इतिहासकारों के द्वारा। और स्पेशली आपको नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पेशली जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने इस पे फोकस किया कि नहीं साहब, व्यापार वाणिज्य था जो वो क्या था, एकदम चौपट हो चुका था, तभी लोग लाट प्रदेश से आए थे। लेकिन आपको एक बात और भी सूचना दूं, इसी लेख में आगे कहता है कि इन लोगों ने, यानी ये जो व्यापारी लोग थे, जाहिर सी बात है बहुत ही दानवीर हुआ करते थे उस समय,
और ये इन व्यापारियों ने मंदसौर में एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया। अब जरा समझिए, ये इसकी कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उनके मन का नहीं है। इसकी चर्चा खूब चलता है और इस आधे से हम सहमत भी हैं कि अगर कोई गुजरात से कोई व्यापारिक संस्था बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके व्यापार पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन यह इतना भी नहीं था कि सब कुछ चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ चौपट होने की स्थिति रहती तो आपको क्या लग रहा है कि वो लोग मंदिर बनवाते कि अपने व्यापार को संभालते? जाहिर सी बात है, व्यापार को संभालते। लेकिन फिर भी ये दोनों साक्ष्य जो हैं इस बात की तरफ तो जरूर संकेत करते हैं कि अगर हम मौर्योत्तर काल की या कुषाण काल की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो निश्चित रूप से गुप्त युग में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे क्या थी? कम हुई, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं बाह्य व्यापार की। जाहिर सी बात है, बाह्य व्यापार में भी थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन आइए हम देखते हैं बाह्य व्यापार की क्या कंडीशन थी, एक्सटर्नल ट्रेड की क्या कंडीशन थी। बाह्य व्यापार, जब आप बाह्य व्यापार की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे पहली चीज कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों से परिवर्तन, और इसको बताता हूं फिर फैक्चुअल बिंदु पर भी आएंगे कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों से व्यापार होता रहा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आगे। परिवर्तन क्या हुआ आपको बताऊं, पहले भी होता था, परंपरागत रूप से होता था पश्चिमी से और पूर्वी घाट से, और स्पेशली हमेशा जो प्रॉफिटेबल व्यापार आपको दिखाई देगा वो पश्चिमी घाट से ही दिखाई देता था। पश्चिम एशिया और यूरोप को व्यापार होता था। परिवर्तन गुप्त युग में ये हुआ कि इस युग में दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार फला फूला। दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार फला फूला। ये परिवर्तन हुआ, राइट। ये ध्यान में देने की जरूरत है। अब आपको बताऊं, दो पुस्तकों फेमस हैं। एक है कॉस्मॉस की क्रिश्चियन टोपोग्राफी, कभी भी पूछी जा सकती है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और इसके पहले मौर्योत्तर काल में हमने कई बार चर्चा किया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसकी जो सूचनाएं हैं हम मानते हैं कि मौर्योत्तर काल के लिए ही हैं, लेकिन कम से कम जिन बंदरगाहों की सूचना उसने दी है वो थोड़ी बंदरगाह बदल गए होंगे। आप देखेंगे पश्चिमी घाट के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो थे कल्याण, है ना, सोपारा, भृगकुच्छ, भड़ौच, और जो पूर्वी के देखेंगे पूर्वी घाट के जो बंदरगाह थे खास करके ताम्रलिप्ति था, कावेरीपत्तनम था, है ना, पुहार जिसे कहा गया। तो इन सारे बंदरगाहों से व्यापार हुआ करते थे। क्या व्यापार होता था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम चर्चा कर लें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बंदरगाहों की चर्चा के बाद हम एक्सपोर्ट की बात करें, क्या निर्यात होता था और क्या आयात होता था। इसकी भी संरचना वही थी। एक्सपोर्ट में मसाले, विनिर्मित वस्तुएं, सूती वस्त्र, ये सारे मसाले, सूती वस्त्र, इनका निर्यात होता था। और जो आयात होता था, जो इंपोर्ट होता था, अगर आप देखेंगे तो मदिरा, सोना चांदी, दास इत्यादि था, है ना। और मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था, बीओपी जो था, भुगतान संतुलन था, वो भारत के पक्ष में था। क्यों? क्योंकि गुप्त साम्राज्य जैसा जो साम्राज्य था
प्रशासन था उसको संभालने का जो कार्य किया वो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि अ, इसने किया। घोड़ा भी आप जोड़िएगा, इस समय तक आयात में एक प्रमुख मद हुआ करता था घोड़ा। तो भुगतान संतुलन अब भी भारत के पक्ष में था और इस युग के जो प्रमुख नगर आप देखेंगे पाटलिपुत्र, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, भड़ौच, कौशाम्बी, है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नगरों को देख सकते हैं। श्योर। तो अब भी भुगतान संतुलन था। अब सवाल इस बात का है कि क्या गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था में गिरावट आई या इस बाह्य व्यापार में गिरावट आई? तो हम आपको बताएं कि निश्चित रूप से भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब भी भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था, यह बात सही है। लेकिन भारत के पक्ष में था, किंतु मौर्योत्तर काल की तुलना में कम था, ये तुलना में कम था और इसका अंतर्राष्ट्रीय कारण था। इसमें गुप्तों की कोई कमी नहीं थी। याद रखिए, याद करिए, मौर्योत्तर काल में हमने आपको बताया था कि चीन और रोम के बीच भारत और पर्थिया का व्यापार आता था, साम्राज्य आता था, और पार्थियन लोगों का जो संबंध था वो अच्छा नहीं था, यूनानी साम्राज्य से, ग्रीको रोमन साम्राज्य से अच्छा नहीं था। लेकिन गुप्त युग तक आते आते वो समीकरण बदल गया, उनके संबंध अच्छे हो गए, तो अब वो प्रत्यक्ष व्यापार करने लगे। और यही वजह है कि जो भुगतान संतुलन मौर्योत्तर काल में था उसकी तुलना में गुप्त युग में जो भुगतान संतुलन था वो अपेक्षाकृत कम हुआ, है ना। और आगे चल करके आपको बताऊं कि स्थिति यहाँ तक हुई कि स्कंद गुप्त के बाद आप देखेंगे कि गुप्त युगीन साम्राज्य के सिक्कों में मिलावट होने लगी, क्योंकि साम्राज्य बढ़ा तो था ही, अगर आपको सिक्कों की सप्लाई करना है पूरे साम्राज्य में तो उतने धातु और उतने संसाधन जो थे वो उपलब्ध नहीं थे। श्योर हो गई बात? तो ये रहा आपके गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं गुप्त युगीन समाज, सोसाइटी। देखिए, एकदम आसान है, चीजों को समझने की जरूरत है। गुप्त युगीन समाज, हमने हमेशा जब भी चर्चा किया, पूरा इतिहास एंशिएंट लगभग आपको पढ़ाया, एक व्यापक पार्ट है, एक पेपर का 60% है ये। लेकिन जो तरीका हमने बताया, टूल्स वही है। जब भी आप सोसाइटी को देखें तो सबसे पहले स्तरीकरण देखेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे। और आपने देखा है इस बात को कि हर चैप्टर में समाज के स्तरीकरण में परिवर्तन आपको दिखाई दिया है, और गुप्त युगीन समाज में भी वो अंतर आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज, पितृसत्तात्मक की मातृसत्तात्मक। आप कहेंगे कि सर इसका तो आपने हमेशा पितृसत्तात्मक ही बताया है, लेकिन यह एक बिंदु तो है ही। इसके बाद आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति क्या है, स्टेटस ऑफ वीमेन, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद खान पान मनोरंजन, धर्म को हम कहीं भी देख लेते हैं, धर्म, और कहीं भी देखने का मतलब ये है कि जब हम इसके सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे, जब हम इसके फिलॉसफी की बात करेंगे, तब हम उसको संस्कृति में देखेंगे। और कर्मकांडीय पक्ष, सामान्य प्रक्रियाओं की बात करेंगे, सामान्य पहलुओं की बात करेंगे, तो उसको हम समाज में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके समाज का बिंदु होता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि गुप्त युगीन समाज में स्तरीकरण कैसा था, स्ट्रेटिफिकेशन कैसा था। तो निश्चित रूप से हम ये बात कहेंगे, स्तरीकरण के लिए जब बात करनी होगी तो पहली बात वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। गुप्त युगीन जो धर्म था, समाज था, वो वर्णाश्रम, स्तरीकरण की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन को बता रहे हैं।
वर्णाश्रम धर्म के आधार पर था। यानी आप देखें समाज में स्तरीकरण जो था वो क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 आधारों पर आप देखेंगे कि मोटे तौर पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों को डिसाइड किया गया कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा। उत्तर वैदिक युग से ही ये डिसाइडेड था। लेकिन गुप्त युग में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप इसमें दिखाई देगा। जैसे ब्राह्मणों के लिए सामान्य कार्य क्या था कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान देंगे, दान लेंगे, ये पहलू था। अब अगर गुप्त युग तक आप देखेंगे तो अगर आप मृच्छकटिकम को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो चारुदत्त है वो ब्राह्मण होते हुए भी व्यापारी है। पराशर स्मृति की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर भी करेगा। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि ब्राह्मण मोटे तौर पर वो काम जरूर करेगा, लेकिन क्या होगा कि वो आपद धर्म के रूप में अन्य कार्य भी करेगा। तो ब्राह्मण की था। वही हाल क्षत्रिय का था कि क्षत्रिय भी, अगर क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था कि प्रशासन करना, शासन करना, है ना, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो वो वैश्य और ब्राह्मण के भी कार्य करता था। वैश्यों का मुख्य कार्य था वार्ता यानी कृषि, व्यापार और वाणिज्य। लेकिन गुप्त युग तक आते आते आप देखेंगे कि जो वैश्य थे, ये वैश्य अब इन्होंने खेती छोड़ दिया। वो बौद्ध और जैन धर्म का स्पेशली इंपैक्ट था, लेकिन व्यापार वाणिज्य को बनाए रखा। तो जब उन्होंने कृषि छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि गुप्त युग में शूद्रों ने कृषि को अपना लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरी। तो जो आपको परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाई देता है, गुप्त युगीन समाज में थोड़ा सा उसमें शिफ्ट दिखाई देगा। और निश्चित रूप से यह परिवर्तन आज भी क्या कहते हैं कि उसके विकसित रूप कह सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म या जाति धर्म की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में नहीं देखने की जरूरत है। उसको आज के धर्म में वो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म में जो परिवर्तन गुप्त युग में दिखाई दिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो आगे चल करके उसमें वो प्रवृत्ति आपको दिखाई देती है। कुछ नई प्रवृत्तियों की बात करेंगे। आप जानते हैं अंतरजातीय विवाह होते थे। अंतरजातीय विवाह 2 प्रकार के, अनुलोम और प्रतिलोम। एकदम फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको नोट्स में देंगे, एक आध उदाहरण याद रखिए, बहुत है। और अनुलोम और हमेशा जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की वजह से नई जातियां आईं और स्पेशली प्रतिलोम जातियों को निम्न या हेय दृष्टि से देखा गया। यानी वो विवाह जिसमें लड़की उच्च जाति की है और लड़का निम्न जाति का है, तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होता था उसको समाज में, या उसकी जाति निम्न होती थी और उसको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, है ना। तो कहीं न कहीं जातियों में आपको जटिलता दिखाई देगी। एक नई चीज आपको यहां दिखाई देगी, कायस्थों का उदय। आप बताएं, जब आप औशानस स्मृति की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। तो एक नई जाति का उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थ का लेखक संघ के रूप में औशानस में मिलता है, जाति के रूप में याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का उदय एक महत्वपूर्ण पहलू आप कह सकते हैं। खास करके इन्होंने भूमि लेखन या लेखन के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, प्रशासकीय आदेशों को लिखने में। और आपको बताऊं, इसी समय दास व्यवस्था दिखाई देती है। दास व्यवस्था से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, इसी में ही अंत्यजों की एक श्रेणी दिखाई देती है। अंत्यज यानी अस्पृश्यता। समाज में एक ऐसा वर्ग हो चला था
जिसको इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता था कि उनको स्पर्श करना, उनको छूना, उनकी परछाई भी अगर पड़ जाए तो लोग अशुद्ध मानते थे, चांडाल उन्हें कहा गया। जाहिर सी बात है, आज के संदर्भ में इस तरह के अवधारणाओं की प्रासंगिकता खोजना एकदम तार्किक नहीं है। हमारा संविधान जो है वो क्या है, विज्ञान और संविधान दोनों समानता की बातें करता है, इसमें कोई भी संरचनात्मक अंतर नहीं है, लेकिन यह तत्कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का दोष है, जिसके कुछ अंश आप भी अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं। कोई भी बौद्धिक व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है। फिलहाल समाज में जटिलता को स्पष्ट करने के लिए हमने इन पहलुओं को बताया कि समाज कितना जटिल हो रहा था, समाज कितना क्रिटिकल हो रहा था। बात हमारी समझ रहे हैं? इसी के साथ आप देखेंगे दास व्यवस्था भी दिखाई देगी, स्लेवरी सिस्टम दिखाई देगा। आज तो ये एकदम से नहीं स्वीकार्य है और ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब आप जमीन 400-400 बीघे, 500-500 बीघे किसी को दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो खुद जमीन पे काम करेगा नहीं, और जब खुद जमीन पे काम नहीं करेगा तो दूसरे से करवाएगा, दूसरे को पेट पालना ही पालना है। तो कहीं न कहीं हमने बोला था ना आपको कि भूमि दान की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं निगेटिविटी सोसाइटी में लाएगी ही लाएगी। लेकिन जब हम समाज के विभिन्न स्तरों को देखते हैं, विभिन्न लेवल्स को देखते हैं, तो ये लेवल हमको यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। तो ये स्तरीकरण हुआ। परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक समाज था, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक समाज था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी। एकदम बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप इतना बड़ा समाज आपको दिख रहे हैं ना, लेकिन यूपीएससी में सीधे आईएएस में उठा करके पूछा कि गुप्त काल में आम आदमियों की स्थिति कैसी थी, यानी टोटल मिला के स्तरीकरण और स्तर पे निम्न वर्ग के पे लोगों पे रहने वाली स्थिति को उठा करके इसने पूछ लिया। क्लियर है? आइए, महिलाओं की स्थिति में गिरावट है, लेकिन यहां पर भी दो वर्ग आपको दिखाई देगा। एक अभिजात्य वर्ग दिखाई देगा, यहां लिखिएगा कि यहां पे दो स्थितियां दिखाई देंगी, एक अभिजात्य वर्ग, एक सामान्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग में वही कुलीन प्रथा, पढ़ी लिखी भी रहेंगी, है ना। 64 कलाओं की बात कही जाएगी कि नायक का वात्स्यायन का कामसूत्र पढ़िए तो नायिकाओं के लिए 64 कलाओं की बात, गीत, संगीत, अध्ययन, सारी चीजें इसमें दी गई, है ना। लेकिन जब जन सामान्य की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो गिरावट ही थी। यहाँ पर आपको सती प्रथा के साक्ष्य मिलने लगते हैं, बहुपत्नी प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा यानी पोलोगोनी के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें, शिक्षा में भी गिरावट है, पर्दा प्रथा है, अवगुंठन प्रथा या पर्दा प्रथा है। तो ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं वो महिलाओं के लिए क्या हैं, निश्चित रूप से नेगेटिव हैं। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव सीधे सीधे हम नकारात्मक और सकारात्मक ऐसे नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है, बहुत स्वतंत्र, बड़ा निष्पक्ष मूल्यांकन करना पड़ता है। कुछ सकारात्मक बात आपको यहाँ ये दिखाई देगी कि महिलाओं को दाय भाग में, संपत्ति में स्थान दिया गया। हालांकि इसमें भी बड़ा विरोध है। जैसे अगर आप देखेंगे इसके जो समर्थक हैं सबसे पहले तो याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य ने महिलाओं में पत्नी के लिए भी और पुत्री के लिए भी स्थान दिया है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, कात्यायन को देखेंगे, नारद को देखेंगे, तो वो अब भी स्त्री को संपत्ति देने के लिए, दाय भाग में उत्तराधिकार के लिए तैयार नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं, नारद का कहना है कि अगर कोई संपत्ति का उत्तराधिकारी ना हो तो संपत्ति को राज्य को दे देना चाहिए, और राज्य का यह दायित्व है कि वह स्त्री की रक्षा करे, है ना। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी कि महिलाओं के में दाय भाग के स्थान को स्वीकार किया जाएगा। और फिर आगे चल करके अन्य शास्त्रकारों ने भी, खास करके जो पूर्व मध्यकाल के जो शास्त्रकार हैं,
उन शास्त्रकारों ने भी स्वीकार किया, जैसे लक्ष्मीधर हैं, विज्ञानेश्वर हैं, इन सारे लोगों ने भी आपको स्वीकार किया कि महिलाओं का अधिकार है। राइट, तो ये महिलाओं की स्थिति की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं खान पान में और मनोरंजन की बात कर ले, पहनावा की बात करें। पहनावा परंपरागत था। खान पान में भी स्पेशली फाहियान का मेंशन भी है कि मुख्य रूप से लोग शाकाहारी थे, है ना। राइट, तो हालांकि मांसाहार भी सीमित स्तर पर रहा ही होगा, क्योंकि सब वैष्णव नहीं थे, सभी हिंदू धर्म से ही संबंधित नहीं थे, लेकिन एक मुख्य प्रवृत्ति ये थी कि वो लोग जो थे वो क्या थे कि शाकाहारी ही मुख्य रूप से रहा हुआ करते थे। राइट, और मनोरंजन में परंपरागत रूप से ही था, वही पासा, वही संगीत, गीत संगीत, नृत्य, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, वो परंपरा में था, वहाँ कोई खास परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्थिति कि गुप्तों की रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। आप जानते हैं कि गुप्तों में जो राजकीय धर्म था वो क्या था, वैष्णव धर्म था। और याद रखिएगा, जब भी आप लिखें, यहाँ साक्ष्यों की कमी नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्यों को लिखने का ज्यादा प्रयास करिएगा, है ना। फिलहाल वैष्णव धर्म था। आप देखेंगे कि प्रायः गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधियां धारण की। गरुड़ जो है राजकीय चिन्ह था, वो भी वैष्णव ही का था। कई विष्णु मंदिर की बात कही गई, विष्णु मंदिर स्थापित किए गए। कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं जो वैष्णव धर्म की लोकप्रियता की तरफ संकेत करते हैं। जैसे अगर आप बात करें जूनागढ़ का अभिलेख, तो जूनागढ़ में वैष्णव वामनावतार की चर्चा है। यानी आप ये कह सकते हैं, अब अलग से सामाजिक परंपराएं अभी हमने आपको नोट्स दिया हुआ है, अन्य जब इसका सेकंड पार्ट आप देंगे तो हम उसमें वैष्णव और शैव धर्म और अन्य दर्शनों की भी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ आप जानते रहिए कि गुप्त युग तक आते आते जो दशावतार है, दसों अवतारों की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। राइट, तो अवतारों की जो परंपराएं हैं वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं गुप्त युग के, गुप्त साम्राज्य में तक अगर आप आएंगे तो उसी जूनागढ़ अभिलेख में वामनावतार की चर्चा है, आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त उदयगिरी का गुहा अभिलेख है। अगर नाम भी भूलेंगे तो बहुत फेमस ही हम आपको बता रहे हैं, उदयगिरी का गुहा लेख। इसमें वाराह अवतार की चर्चा है और हम लोग इन अवतारों की बात करेंगे, लेकिन इतना आप परंपरा से भी जानते हैं कि वैष्णव में जो वाराह अवतार है, गुप्त में वैष्णव में वाराह अवतार सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, है ना। और आपको बताऊं कि सामान्यतः तो 10 अवतार माने जाते हैं, लेकिन अमरकोश में विष्णु के 39 अवतारों की चर्चा है। खैर 10 अवतार के बारे में जानिए, वही बहुत पर्याप्त है ना। और कई सारे विष्णु मंदिर हैं, वैष्णव मंदिरों की भी चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है। वैष्णव धर्म के साथ साथ आप देखिए शैव धर्म का भी विकास हुआ। आप देखिए जो कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त हैं, इनके नाम ही शिव के पुत्रों के आधार पर हैं, है ना। इसके अतिरिक्त जो है शिवलिंग की मिला है, शिव मंदिर मिला है, शिव पार्वती मंदिर मिला हुआ है। तो ये सारे संकेत इस बात को बताते हैं कि किस तरह से शैव धर्म का विकास हुआ था। मथुरा लेख अगर आप देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का बताया भी था आपको कि वहां पर पशुपति संप्रदाय जो लकुलीस थे, जिसके संस्थापक थे, उसके लोकप्रिय होने की बात मिलती है और उसके आचार्यों की भी चर्चा मिलती है ना, वहां हमने चर्चा किया हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर्य पूजा होती थी। मंदसौर अभिलेख हमने आपको बताया ही कि किस तरह से मंदसौर में सूर्य मंदिर बनाया गया, है ना। स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रलेख, मंदसौर आपने देख लिया, उसके बाद स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रलेख भी अगर आप देखेंगे तो वह भी सूर्य पूजा को बताता है ना। और आपको बताऊं कि इस ब्राह्मण धर्म की को राजकीय प्रश्रय मिलने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि बौद्ध और जैन धर्म नहीं फेमस थे। बौद्ध और जैन धर्म भी थे, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बौद्ध धर्म फाहियान ने खुद आया था और
उसने पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, बोध गया, बहुत सारे जगहों की यात्रा किया। हालाँकि उसने कुछ ये भी सूचना दी है कि कुछ जगह पे जो है क्या कहते हैं कि बौद्ध स्थलों का लोप भी हो चुका था, है ना? लेकिन फ़िलहाल मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि गुप्त युग में बौद्ध धर्म पे था। अभिलेखों में देखेंगे तो बहुत सारे अधिकारी आपको मिलेंगे जो कि बौद्ध धर्म पे थे, है ना? बौद्ध धर्म से संबंधित थे या बौद्ध धर्म को उन्होंने दान किया था। उसी तरह से जैन धर्म में बहुत ज़्यादा तो सूचना नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जैन धर्म आज भी देखोगे संख्या के हिसाब से तो काफ़ी कम है जैन धर्म के अनुयायी। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे अभिलेखीय साक्ष्यों में कि लोगों ने आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, कुमारगुप्त का अभिलेख मिलता है ना, वहाँ पर उन्होंने इन तीर्थंकरों की स्थापना की थी। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि सर जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों को भी उतना ही प्रश्रय दिया गया था। तो अर्थव्यवस्था और साहित्य, अर्थव्यवस्था और समाज आपने देखा। अब कला में हम लोग साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखते हैं। तो फिलहाल साहित्य की चर्चा कर लें क्योंकि फैक्चुअल है, वो हमने पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन-कौन से साहित्य हैं, प्रवृत्तियों की चर्चा आपको कर देता हूँ और समझने की ज़रूरत है साहित्य को, है ना? साहित्य, समाज, कला, विज्ञान और तकनीकी। एक्चुअली देखो, इतनी रचनाएं हमने यहाँ पे पहले ही लिख डाली हैं और आपसे ये कतई नहीं हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे, ना हम उम्मीद करते हैं और ना एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप इन सारे तथ्यों को वहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मुख्य प्रवृत्तियाँ तो आपको जाननी ही चाहिए। अगर आप साहित्य, गुप्त युगीन साहित्य की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि संस्कृत में उत्कृष्ट रचनाएं की गई, चाहे वो अभिलेख हो, उसके वर्गीकरण करेंगे, चाहे वो अभिलेख हो, है ना, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ में रचनाएं की गई हो, इवन बौद्ध जो आचार्य थे जो कि प्राकृत भाषा में लिखते थे, उन लोगों ने भी संस्कृत में रचनाएं की, महाकाव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए। जब इस तरह का डिवीजन आप कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा साहित्य को लिखना, उसकी प्रवृत्तियां लिखना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारे को लिस्ट बना करके लिखना है, इतना तथ्य देना संभव नहीं है। लेकिन ये तथ्य आपको इसलिए भी पता होने चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं उठा करके पूछ दे, है ना? तो थोड़ी-थोड़ी बातों को हम लोग, कॉन्सेप्चुअल बातों को लिखते हुए, देखते हुए चले जाएंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि बौद्ध कालीन जो अभिलेख लिखे हुए हैं, उनकी जो भाषा है वो शुद्ध, एकदम विशुद्ध है, संस्कृत में लिखी हुई है और उसमें कहीं न कहीं साहित्यिक प्रतिभा दिखती है। आपको एक स्पेशली उदाहरण देना चाहूँगा, हरिसेन का, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, उसने तो यहाँ तक लिखा कि प्रयाग प्रशस्ति लिखने के बाद हमारी जो ख्याति है वो कालिदास के समतुल्य हो गई थी। इसका मतलब है कि उसके जो लेखन का जो स्तर था वो अच्छा था। फिलहाल हमने आपको बताया कि अच्छा, एक चीज़ और भी रोचक बात है, जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो ये कि जो जितनी स्मृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, स्मृति हैं, पुराण हैं, इनके वर्तमान स्वरूप की संरचना प्रायः गुप्त युग में हुई। अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति है, नारद है, कात्यायन है ना, देवल तो चलिए और बात की है। तो इन स्मृतियों की रचना इसके समय में हुई। हरिसेन, वस्यभट्ट, वीरसेन। हरिसेन की चर्चा कर ही रहा था, वस्यभट्ट हमने एक आध उदाहरण दे दिया, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर, उदयगिरी लेख लिखा और इनने निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि गुप्त युगीन साहित्यिक जो स्तर है उसको रिप्रेजेंट किया। इसके बाद कालिदास के ग्रंथों की अगर हम चर्चा करें, नाट्य ग्रंथों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसे कठिन नहीं है जो आपको ना याद हो। जब पहली बार देखेंगे तो लगेगा कि ये तो संस्कृत है, लेकिन इतना आपको जानना भी चाहिए। मालविकाग्निमित्रम, मल्लिका और अग्निमित्र शुंग वंश के समय की है ये विषय है। विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा पे है, विक्रमो उर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व को या संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाट्य माना जाता है ना। और इसमें इसका जो विषय है वो महाभारत से लिया गया है और स्पेशली खास करके जब वो ऋषि हैं वो शकुंतला को विदा करते हैं, उसका जो दृश्य है बहुत ही प्रभावोत्पादक है। रघुवंश है, कुमार संभव है ना। गीत काव्य में देखेंगे मेघदूत और ऋतु संहार है, इतना तो आपको याद ही रहेगा।
गीत काव्य मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम का विशाखदत्त, अमरकोश अमर सिंह, कामसूत्र वात्स्यायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामंदक। बौद्ध ग्रंथ में देखिए योगाचार भूमिशास्त्र प्रकरण आर्यवाचा, महायान सूत्रालंकार, वज्रघंटिका असंग ने लिखा। जैन में विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष ने, सिद्धसेन न्यायावतार। विज्ञान तकनीक में गणित में देखिए आर्यभट्ट आर्यभट्टियम लिखा है। भास्कर फर्स्ट, महाभास्कर में लघु भास्कर्य, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। वारहमिहिर पंच सिद्धांत का बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक। चिकित्सा ग्रंथ में वाग्भट्ट अष्टांग हृदय, धन्वंतरी आयुर्वेद, पालकप्य हस्त्यायुर्वेद, नागार्जुन कीमिया। इसमें से कुछ जो तथ्य आपको याद रहें उनके सहारे में हम साहित्यिक पक्षों की चर्चा करेंगे। मेंस में स्पेशली प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे कि किन किन विषय के आधार पर रहा है ना। और बाकी कला के पक्ष को डिटेल हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।